नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान बहुत तेज़ गति से वेपन सिस्टम्स को एक्वायर कर रहा है और स्पीड काफ़ी तेज़ है। चाइना से भी ले रहा है और टर्की से भी ले रहा है। सबमरीन्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, बहुत कुछ है जो हो रहा है। सोना $5,100 के साइकोलॉजिकल बैरियर को भी क्रॉस कर गया। सोना हो या चांदी हो, अब एक आम आदमी की पकड़ से दोनों बाहर हो चुके हैं। अब वो अमीरों के मेटल बन गए हैं। स्वागत है आप सबका। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान बहुत सारे वेपन्स इस टाइम एक्वायर कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में, और उनकी आर्मी जो है जिसमें रडार सिस्टम्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाइना के HQ-16 एयर डिफेंस भी हैं, कामिकाजे ड्रोन्स हैं, AIP 4 सबमरीन्स भी उनको मिली हैं वहाँ से, जो बन के आ गई उनके पास। तो उनकी लीड इस समय बेहतर हो रही है। और इसके अलावा उनके पास अभी चाइनीज़ फतेह-1 टर्मिनल गाइडेड रॉकेट और उनकी भी मिसाइलें खरीदी हैं। चाइना टर्की से क्या क्या खरीदा है इसमें? 1700 आर्म ड्रोन्स हैं, ये 787 काउंटर अनमैन्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, 1014 कामिकाजे ड्रोन्स हैं, 292 मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16 की बैटरीज हैं, 27 LY-80N मिसाइल्स हैं, CH-5 मीडियम एल्टीट्यूड UAV हैं और 31 कॉम्बैट एयर सिस्टम्स जो UCAVs हैं वो भी खरीदे हैं। तो एक एक करके अब वो एक मॉडर्न जो वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं उनको वो ले रहे हैं। और इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, हॉवरक्राफ्ट, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स, तो कई $बिलियन के हथियार जो हैं चाइना से और टर्की से ये लिए गए हैं। जो रिपोर्ट्स इंडिया के कुछ मीडिया चैनल्स में आई है उसके हिसाब से कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने डिफेंस का जो एक्विजिशन है बहुत ही तेज़ गति से किया है और वो उनकी चीज़ें जो है अभी ऑपरेशनलाइज भी हो चुकी हैं इस समय। तो टर्की से बहुत बड़ी मात्रा में लिया है सारी की सारी चीज़ें, और खास तौर से चाइना से बहुत सारी उनकी जो चीज़ें आएंगी। तो एक किस्म से उनकी जो मजबूती है काफ़ी तेज़ होती चली जा रही है। भारत के पास S-400 वगैरह है, ब्राह्मोस हैं, बाकी मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो इंडिया के पास भी वो सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो उसको मुकाबला कर सकता है। लेकिन द स्पीड ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। और सबसे ज़्यादा जो हैरानी की बात वो है कि इसमें जो 4 सबमरीन्स दी हैं उसको AIP की, जो चारों हैंडओवर कर दी चाइना ने बना के ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंदर अंदर, ये अपने आप में स्टनिंग है। क्योंकि इंडिया की जो 6 सबमरीन्स के ऑर्डर है वो आते आते पहला जो आएगा डिलीवरी वो 2035 तक आएगा और 10 साल लगेंगे उसको अभी। लेकिन इस मामले में चाइना को कोई अगर ऑर्डर मिलता है तो वो उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है बनाने की, उसको तो ना अमेरिका फॉलो कर सकता है, ना यूरोप फॉलो कर सकता है, ना ही कुछ और फॉलो कर सकता है। इससे पहले कई और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर भी दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर से अपनी नेवी के लिए भी जो बहुत सारी जो चीज़ें खरीदी गई हैं वो भी उनको एक किस्म से एक बड़ा, क्या कहते हैं कि, एडवांटेज इस समय दे रही हैं। गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। $5,100 पहली बार गोल्ड भी क्रॉस हो गया। $5,100 पर आउंस, वहाँ पर वो आउंस चलता है तो उस पर कीमतें आउंस के अंदर होती हैं। चांदी की कीमत $108 हो गई है। $108। $100 तो 2 दिन पहले ही क्रॉस हो गई थी, हमने आपको बताया था। और ये कीमतें अब आने वाले टाइम में भी मजबूत रहेंगी। अगर कोई ये सोचे कि इसके अंदर कोई बड़ा बदलाव होगा, मुश्किल है। हो सकता है इंडिया के अंदर खासतौर से जो इम्पोर्ट जो ड्यूटीज़ हैं सोने चांदी के ऊपर उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी 6% की ड्यूटी और वो 70,000 की कीमत पर 6% ड्यूटी थी, अब आप 1.5 लाख की कीमत पर 6% ड्यूटी ले रहे हैं। तो ये आपको और ज़्यादा
टैक्स तो सरकार को मिल जाएगा, लेकिन बाजार के अंदर चीज़ें और महंगी भी हो जाएंगी और उसके ऊपर एक किस्म से कहा जाए तो स्मगलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी फिर वहाँ पे। तो जिसको बीट करना था वही अगर वापस आ जाए तो क्या फ़ायदा। तो कीमती धातुओं की जो तेज़ी है वो अब जारी रहेगी। दूसरी बात, जैसे कि मैंने अपने एक दूसरे प्रोग्राम में भी कहा कि अब कोई ये सोचे कि भारत और अमेरिका की डील से कोई बहुत ज़्यादा इकॉनमी में फ़र्क पड़ जाएगा या रुपए की कीमत में फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब वो स्टेज पार हो चुकी है। अब उसका कोई भारत के ऊपर कोई ऐसा खास बड़ा असर होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ होगा। एक खबर बांग्लादेश से है और ख़ासतौर से शेख हसीना की। शेख हसीना का दिल्ली में कोई एक बड़ा बयान आया है और उनका जो बयान है या भाषण है उस पर ढाका से एक कड़ा ऐतराज़ निकल कर आया है। और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कहा कि हम शॉक्ड हैं कि जिसको अदालत से सज़ा मिल सकी है, जो एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा है, और भारत उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो हमारे खिलाफ बार बार भाषण दे। और शुक्रवार को शेख हसीना ने अपना पहला भाषण जो था दिल्ली के प्रेस क्लब में दिया और यहाँ यूनुस को जमकर निशाने पे लिया। मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाया है सरकार ने कि अब शेख हसीना को अपने घर से निकाल कर प्रेस क्लब में लेके गए हैं और प्रेस क्लब में जाके उनका वो भाषण देंगी वहाँ पर, तो बांग्लादेश की सरकार हैरान है कि एक एब्सकॉन्डर को दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री मोदी उसको प्रेस क्लब में भाषण देने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। और ये भाषण देने की इजाज़त देना एक खतरनाक मिसाल ही नहीं, एक प्रोवोकेशन भी है। ये तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर शायद भारत ने भी एक फैसला कर लिया है कि मैं अब पूरी तरह से यूनुस प्रशासन के खिलाफ जाकर और शेख हसीना को पूरी तरह से दोबारा से प्लांट करना चाहता हूँ। उसको ख़ास तौर से बाहर निकाल के वो भाषण देना चाहे तो दे सकते हैं। ये बड़ा प्रोवोकेशन है, इसको तो मैं भी मानूंगा, ये छोटा प्रोवोकेशन नहीं है। शायद मोदी ने फैसला कर लिया है कि उसको बांग्लादेश को अब पूरा दुश्मन ही बनाना है। अब यही मोदी थे जो कहते थे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और अब ये नेबरहुड लास्ट पॉलिसी है, यानी कि नेबर्स को सबक सिखाना है। और जैसे भारत में अलग अलग स्टेट्स को चीफ मिनिस्टर को सबक सिखाते हैं, अब ये पड़ोसी मुल्कों को भी सबक सिखाएंगे। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर तो चीन और अमेरिका घात लगाकर सब देशों में बैठे हैं और हमारे लिए एक नई से नई समस्या पैदा हो रही है। पर मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं समझेगा, वो अपनी अकड़ में रहता है, अपने अहंकार में रहता है, और अपने अहंकार में आके हमेशा वो बेवकूफ़ी भरे कदम ही उठाएंगे। और इससे ज़्यादा कि अब उम्मीद क्या कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।